अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक्स के अंदर किस तरीके से जीन को हमें रेगुलेट करना है, क्योंकि यूकैरियोटिक्स में हम देख चुके हैं यूकैरियोटिक के अंदर जो रेगुलेशन था वो 4 टाइप से था, यानी कि 4 अलग अलग जगह हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है जीन रेगुलेशन। देखिए जीन रेगुलेशन है जो हमें प्रोकैरियोटिक्स के अंदर देखना है, तो वो प्रोकैरियोटिक्स जो रहते हैं ज़्यादा वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है। और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी फिनोमिना हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो सारी की सारी किसके अंदर रहती है, वो रहती है साइटोप्लाज्म में। अगर आपको याद है तो ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग दोनों की फिनोमिना कहाँ हो रही थी यूकैरियोटिक्स के अंदर, न्यूक्लियस में हो रही थी। जबकि ट्रांसलेशन की जो फिनोमिना थी, यानी कि हम जब प्रोटीन बना रहे थे तब हम वो जो फिनोमिना है वो साइटोप्लाज्म में कैरी कर रहे थे। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पे, या जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वहां पे वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो वहां पे सारी की सारी फिनोमिना किसके अंदर रहेगी, साइटोप्लाज्म में। एक तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस हमें प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन और यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में यही रहता है कि उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन और जो स्प्लाइसिंग की फिनोमिना रहती है वो कहाँ रहती है, न्यूक्लियस के अंदर रहती है। जबकि ट्रांसलेशन की जो फिनोमिना रहती है वो साइटोप्लाज्म में रहती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का सबसे बड़ा एक तो ये फैक्टर यहाँ काम करेगा कि यहाँ पे जितना भी फिनोमिना रहेगा वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए वो सारा का सारा मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल आते ही दिमाग में चलना चाहिए बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बैक्टीरिया। अब यहाँ देखते हैं कि जीन रेगुलेशन है वो मल्टीपल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मल्टीपल कंडीशन का मतलब है कि अलग अलग कंडीशंस रहेंगी यहाँ पे जो कंट्रोल करते हैं। जो पहली कंडीशन हम देखते हैं वो रहती है मेटाबॉलिक कंडीशन। मान लीजिए क्या मतलब हुआ यहाँ पे मेटाबॉलिक कंडीशन, इसको हम बहुत डिटेल में भी समझेंगे। देखिए जो बैक्टीरिया है यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसको किसी मेटाबॉलिक पाथवे में कोई रोल प्ले करना है, या मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत है। तो वो जो फिनोमिना रहेगी, वो जो कंडीशन रहेगी, वो कौन सी रहेगी, मेटाबॉलिक कंडीशन रहेगी। सपोज देन कोई सेल है और उसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है, अगर मीडियम में लैक्टोज होगा तभी तो वो डाइजेस्ट करेगा। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और उसके सराउंडिंग में, उसके मीडियम में उसके पास लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम वो क्यों बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जिनके रहते कुछ जीन उसके अंदर एक्सप्रेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट या मेटाबॉलिक कंडीशन। यहाँ पे मेटाबॉलिक कंडीशन का मतलब है कि कोई भी जीन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। तो अब वो एक कंडीशन मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो वो रहती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे भी बैक्टीरिया का जीन रेगुलेशन डिपेंड करेगा। तीसरी जो कंडीशन रहती है वो रहती है एनवायरमेंटल। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब है कि उसकी सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी जीन्स एक्सप्रेस करेंगी। अगर उसका एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, जो सबसे ज्यादा रेगुलेट होता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, वो रहता है सबसे ज्यादा जो रहता है वो रहता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन की फिनोमिना हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। तो जब हमें डीएनए से आरएनए को फॉर्म करना है तो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की जरूरत होती है, और अगर उस यूनिट की हम बात करें तो उसमें एक प्रोमोटर रहता है, स्ट्रक्चरल जीन रहता है एंड एक टर्मिनेटर रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहती है। अब जब हमें ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना होता है तो एक एंजाइम की जरूरत रहती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये प्रोमोटर से आके
बाइंड होता है, ठीक है। जब ये प्रमोटर से आके बाइंड होता है तभी ट्रांसक्रिप्शन की फिनोमिना स्टार्ट होगी। तो आरएनए का प्रमोटर से जुड़ने के लिए एक स्पेसिफिक रेगुलेशन की जरूरत रहती है, यानी कि ये जो फिनोमिना है वो रेगुलेटेड रहेगी किसके थ्रू? एसेसरी प्रोटीन। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसको आप रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। एसेसरी प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि हम इसको डिटेल में, इस वर्ड को भी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पर अभी हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक्स है उसके अंदर हमें डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से जोड़ना होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज को अगर हमें प्रमोटर से जोड़ना होगा तो वहां पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत रहती है, और उन प्रोटीन को हम बोलते हैं एसेसरी प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन भी है और इसमें काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये एसेसरी प्रोटीन है ये दो तरीके से काम करते हैं। दो तरीके से काम करने का मतलब है कि ये पॉजिटिवली रेगुलेट कर सकते हैं फिनोमिना को भी, और नेगेटिवली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिवली कंट्रोल करते हैं तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंड्यूसर, ठीक है। और अगर वो नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर। क्या मतलब हुआ? यानी कि एसेसरी प्रोटीन, अगर कोई जीन ऑफ है और अगर वो उसको ऑन कर देता है तो इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं पॉजिटिवली रेगुलेटेड, यानी कि इंड्यूसर या इंड्यूसिंग फिनोमिना। और अगर मान लो कोई जीन ऑन था और उसको ऑफ कर दिया जाता है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है नेगेटिवली रेगुलेटेड फिनोमिना, या कि रिप्रेसिंग फिनोमिना। सो यहाँ पे एसेसरी प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर, जीन रेगुलेशन के अंदर। इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस फिनोमिना को क्लियरली समझने के लिए। तो अभी हमें 4 कंडीशन मिल गई है प्रोकैरियोटिक की, जहां पे हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट 5th फिनोमिना, और वो रहती है ऑपेरॉन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऑपेरॉन क्या है? ठीक है, ऑपेरॉन बेसिकली प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, और ऑपेरॉन के लिए हम बोल सकते हैं कि इट इज ए कोऑर्डिनेटेड coordinated a group of जीन्स। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ जीन्स का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में एक स्पेसिफिक पाथवे को कंट्रोल करता है। तो उस सेगमेंट को, डीएनए के वो सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन बोलते हैं। और ऑपेरॉन की प्रेजेंस कहाँ देखने को मिलती है? हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो यानी कि ऑपेरॉन का मतलब है कि कुछ ऐसी जीन्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पाथवे को कंप्लीट करता है या पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन। अगर हम देखें कि ये कौन कौन से जीन हैं जो यहाँ पे ऑपेरॉन में प्रेजेंट रहते हैं, तो वहां पे जो फर्स्ट जीन रहता है वो रहता है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो रहता है वो रहता है ऑपरेटर। तीसरा जो जीन रहता है वो रहता है प्रोमोटर, और जो फोर्थ जीन रहता है वो रहता है रेगुलेटर। रेगुलेटर। तो अब हमें देखना है कि जो स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन बोलते हैं। ऑपेरॉन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल हमें एक चीज क्लियर करना है कि ऑपेरॉन का मतलब रहता है कि मल्टीपल जो जीन्स हैं उनके जो ग्रुप है मिलके आपस में एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम ओपेरॉन का एग्जांपल लें तो कुछ एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ओपेरॉन के एग्जांपल्स की अगर बात करें जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी किए हुए हैं। पहला एग्जांपल अगर हम ले वो रहता है लैक ओपेरॉन। लैक का मतलब है यहाँ पे लैक्टोज ओपेरॉन। दूसरा एग्जांपल रहता है हमारे पास टीआरपी यानी कि ट्रैप ओपेरॉन, जिसका मतलब होता है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन।
थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल रहता है वो होता है RAR, यानी कि आर्बिनोज ओपेरोन। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है HIS, यानी कि हिस्टिडीन ओपेरोन। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास रहता है वो रहता है VAL, यानी कि वैलिन ओपेरोन। ठीक है, जबकि आपके एनसीईआरटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया है या जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है वो कौन सा है, लैक्टोज यानी कि लैकोपेरोन, जिसको उन्होंने सबसे क्लियरली एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से ऑपेरोन्स हैं जो कि मेंशन किए हुए हैं और जिनके एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से क्लियरली समझने होंगे। जहाँ पे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ट्रैप का मतलब क्या होता है, HIS का मतलब किसको रेफरेंस में ले रहा है, VAL का रेफरेंस किसको ले रहा है, लैक का मतलब क्या है, यहाँ पे लैक्टोज है। इस तरीके से लैक्टोज और जो हमारा पास ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन है इसको हम डिटेल में समझेंगे। बाकी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं केवल, क्योंकि लैकोपेरॉन अकेले को ही एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑपेरॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑपेरॉन, टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपेरॉन बेसिकली दो टाइप के हम कंसिडर करते हैं। एक जो ऑपेरॉन रहता है वो होता है इंड्यूसिबल, और एक रहता है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब क्या है कि ये नॉर्मली ये ऑपेरॉन जो रहता है वो ऑफ रहता है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। और जबकि रिप्रेसर जो रहता है नॉर्मली ऑन रहता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोटीन या ऐसा कोई भी केमिकल जो इस इंड्यूसिबल ऑपेरॉन को ऑफ की जगह ऑन कर दे तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। यानी कि ऑफ था और उसको उस ऑपेरॉन को उन्होंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, जबकि रिप्रेसिबल के अंदर क्या होगा कि ऑपेरॉन ऑन था और एक रिप्रेसर की प्रेजेंस में वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, रिप्रेसर की प्रेजेंस में ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन और इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। सो इस तरीके से ये हमारे पास रहते हैं ऑपेरॉन के दो टाइप, जिसको हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझना है। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। तो इंड्यूसिबल का जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है लैक ऑपेरॉन, और जबकि रिप्रेसिबल का जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है ट्रैप ऑपेरॉन। ठीक है, तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन भी देखेंगे और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन भी देखेंगे। ये इतने फिनोमिना जो थी वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए रहती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर किसी भी जीन को रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस रहती है, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनकी हेल्प से प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जीन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत इजीली ये चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारे, क्योंकि हमें अगर इंड्यूसिबल समझना है तो हमारे पास मेटाबॉलिक कंडीशन भी रहेगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी रहेगी, ऐसा ही रिप्रेसिबल के लिए रहेगा। सो ये सारी की सारी कंडीशंस वो पॉइंट्स है, ये सारी की सारी वो कंडीशंस है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जितने भी टर्म्स थे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस थी, कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, आपको बहुत अच्छे से आने भी चाहिए और अच्छे से लर्न भी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। यानी कि इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब था नॉर्मली वो ऑपेरॉन क्या रहता है, ऑफ रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंड्यूसर यानी कि एक पर्टिकुलर केमिकल की प्रेजेंस में अगर वो ऑन हो जाता है तो ऐसे ऑपेरॉन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोला जाता है, जिसका एग्जांपल हम समझेंगे लैक ऑपेरॉन के थ्रू। लैक ऑपेरॉन किस तरीके से काम कर रहा है, एक स्टोरी के फॉर्म में हम जानेंगे कि लैक ऑपेरॉन क्या है, कैसे काम करता है और बैक्टीरिया इस कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म करता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।